आज जो हमारी क्लास है वो है बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो बायोमोलिक्यूल्स में अभी तक हम ज्यूटर आयन वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ज्यूटर आयन में हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि दो नॉन एडजेसेंट साइड्स के ऊपर क्या हो, चार्ज हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, है सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स के ऊपर, पोजीशंस के ऊपर क्या हो, दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ज्यूटर आयन। ठीक है, अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी आई से, या हम कह सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखो ये क्या होता है, देखो हम कहेंगे कि हमने क्या बोला, वो जो ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करता है वो किसी पीएच के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो पीएच मीडियम की जिसके ऊपर कोई भी अमीनो एसिड कैसे एग्जिस्ट कर रही हो, ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो, उस पीएच को हम क्या कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो क्या कहेंगे, द पीएच, द पीएच ऑफ medium at which an amino acid, कोई भी अमीनो एसिड क्या हो, an amino acid exist in its ज्यूटर आयन के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रही हो, उसे, उस पीएच को हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर इतना मैंने डेफिनेशन बता रखी है आपको, लेकिन इसमें क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, इसमें कैलकुलेशन करवा लेते हैं कि बताओ क्या होगी। तो आपको कैसे करना है वो देखो ध्यान से। अगर अभी मैं आपको सिखाती हूँ कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। देखो नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास व्हेन नॉन आयनाइजेबल, जब नॉन आयनाइजेबल आपके पास साइड चेन हो तो आप कैसे करोगे वो देखो। नॉन आयनाइजेबल साइड चेन आर प्रेजेंट, तो आप उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालोगे। देखो उसकी आपको निकालने का तरीका क्या है, जैसे देखो नॉन आयनाइजेबल, देखो जैसे मान लो ये है आपके पास, अब साइड चेन मैंने आपको बता दिया, साइड चेन क्या होती है, यही जो आर जो हम चेंज कर रहे होते हैं यही तो है साइड चेन। तो यहाँ पे अगर मान लो CH3 लगा हुआ है, अब ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, पता है आपको, कोई ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, तो इसके फॉर्म में आप कैसे निकालोगे, जब ये गिवन हो, नॉन आयनाइजेबल साइड चेन गिवन हो, तब आप कैसे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालोगे, तब आप निकालोगे pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, मतलब आपको इसकी भी गिवन होगी pKa1, इसकी वैल्यू गिवन है मान लो 9.6 गिवन है, इसकी वैल्यू भी आपके पास गिवन होगी 2.34। ठीक है, तो क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करके इनको 2 से डिवाइड कर दोगे, इनका एवरेज निकाल दोगे, एवरेज वैल्यू निकाल दोगे, वही इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। ठीक है, याद रखना मैं थोड़ा सा वैसे ही बता रही हूँ, वैल्यू गिवन होती है, नहीं भी गिवन हो तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पे जो ये बेसिक ग्रुप है इसकी जो जर्नली जो होती है NH2 की, वो 8 से 12 के बीच में होती है, और अगर आपकी बात करी जाए आपके पास एसिडिक ग्रुप की तो उसकी 2 से 4 के बीच में होती है, और ये आपके पास जो NH2 ग्रुप है उसकी 8 से 12 होती है। मैंने वैसे ही थोड़ा याद करने के लिए बता दिया, वैसे वैल्यू गिवन होती है एग्जाम में। ठीक है, अब ये हो गया, समझ में आ गया। अगर दूसरा, अब अगर आपके पास व्हेन आयनाइजेबल साइड चेन आर प्रेजेंट, अगर आयनाइजेबल साइड चेन क्या हो, प्रेजेंट हो, तब कैसे निकालोगे, जैसे कि आपके पास इस तरीके से NH3 आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे ये आयन के फॉर्म में दे रखा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये O नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे आपको साइड चेन गिवन है CH2 NH3 पॉजिटिव, दे दी ना, ये क्या हो गई, आयनाइजेबल साइड चेन हो गई। अब आपके पास वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे, इसकी pKa1 वैल्यू मान लो 8.9 है, इसकी pKa वैल्यू क्या है 2.18 है, इसकी pKa3 वैल्यू क्या है 10.53 है। ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे आप, इसमें आपको ध्यान रखना आप कैसे निकालोगे इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आप क्या करोगे, जो दोनों सेम ग्रुप लगे हो, अब सेम ग्रुप कौन सा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, जो दोनों सेम ग्रुप हो उनकी जो pKi, मतलब इसका 1 हो गई, इसकी क्या हो गई 3 हो गई, pKa3, उनका क्या करोगे, उनका एवरेज ले लोगे। समझ रहे हो आप मेरे को, जो आयनाइजेबल साइड चेन अगर गिवन हो तो जो दो सेम ग्रुप है, ये भी और ये भी, जो दो सेम ग्रुप है उनका एवरेज ले लेना, वही उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। ठीक है ना, वही उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर ध्यान से सुनना, अगर जो आपकी पी आई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर उस
से ज़्यादा हो गई, उसकी जो वैल्यू है पी के वैल्यू जो उसकी गिवन है, अगर उससे पी आई ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन होगा, वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा। अगर पी आई पी के ए से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा। अगर पी आई जो आया है वो उससे ज़्यादा अगर पी ए के ए हो जाएगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, किसी भी प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं, यहाँ पे आपके पास गिवन है COH COOH और यहाँ पे है NH3 पॉजिटिव, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसकी pKa वैल्यू गिवन है आपको 2.0, इसकी pKa वैल्यू गिवन है आपको 3.9, इसकी pKa वैल्यू गिवन है 9.9, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, देखो ये हमारे पास ये था, अब ये क्या है, आयनाइजेबल है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको एक चीज़ और गिवन है कि डोमिनेटिंग जो फॉर्म है इसके अंदर क्या है, डोमिनेटिंग फॉर्म है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है, दैट वुड एग्जिस्ट एट pH 5, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ये पूरा इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आपसे पूछ लिया जाए कि अब बताओ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर पूछ लेंगे और स्ट्रक्चर आपको गिवन है, बताओ कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। तो आप कैसे बताओगे, आपने देख लिया यहाँ पे वैल्यू गिवन है, इसका मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से करना पड़ेगा इसको। आप कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम ग्रुप है, pKa1 वाला और pKa2 वाला, ठीक है। फिर आप क्या करोगे इसका, अब आपने देखा दो सेम ग्रुप है तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसका, मैंने जैसे इसमें बताया था आयनाइजेबल में क्या होता है, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करोगे, आप इसका एवरेज निकाल लोगे। लेकिन जब अगर आप ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो डोमिनेटिंग फॉर्म है वो किस pH पे एग्जिस्ट कर रही है, वो 5 पे एग्जिस्ट कर रही है, क्या दे रखी है, 5 पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास ये गिवन है pH, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की pH, ये वैसी वाली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए 5 गिवन है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप सिंपली देखो, अगर मैंने क्या बताया था, pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की अगर वो PI से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो बेस की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए बेस, और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब देखो चेक करो, यहाँ पे डायरेक्ट चेक करो, ये P1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखो pKa1 है, देखो इसकी वैल्यू क्या है 2, तो pH की वैल्यू क्या थी, हमें जो पेपर में गिवन है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो 5 गिवन, तो हमें सॉल्व करने की, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो आपको pH कितनी गिवन है 5 और इसकी कितनी 5, तो मतलब ये जो है ज़्यादा हो गई pKa1 से, ठीक है। दूसरा चेक करो, pH ज़्यादा हो गई pKa2 से, ये हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड में चेक करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH जो है वो कम हो जाएगी pKa3 से। ये 3 पॉइंट आपके निकल के आ गए, मैंने क्या बोला, जब भी आपकी pH लिख लो या PI लिखो, मैंने आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है, ये देखो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे इसको PI लिखो चाहे इसको PH लिखो, समझ रहे हो मेरी बात, P के ऊपर H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये pKa से ज़्यादा हो जाए, मैंने लिखवाया ऑलरेडी यहाँ पे, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, अगर ये कम है तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब इसमें भी और इसमें भी दोनों में क्या है, ज़्यादा हो गई है और इसमें क्या है, कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, फाइनली मैं यही लिखवा देती हूँ आपको, 1 मिनट, आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास, ताकि आपको यहीं दिखे, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर गिवन है और आपसे पूछ लिया कुछ स्ट्रक्चर्स वहाँ पे गिवन होंगे, तो आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे भी गिवन होगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से COO नेगेटिव, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, आप इस स्ट्रक्चर को टिक करोगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इनकी जो वैल्यू है, इसकी और इसकी जो pKa वैल्यू है, आपने देखा वो इस जो आइसोइलेक्ट्रिक वैल्यू है उससे कम है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एग्जैक्ट आएगा, दोनों में माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा। याद रखना, जब भी हम इस क्वेश्चन को करने हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपके पास आइसोइलेक्ट्रिक, जो आपको मैंने बताया है pH जो होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, ये भी
pKa वैल्यू से। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे वो किस तरीके से एक्ट करेगा, एज अ बेस की तरह एक्ट करेगा, और वो क्या करेगा, आपके पास वहाँ पे हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से आपको हर एक चीज़ करा रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ, एक मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम, एनालिसिस ऑफ एन एंड सी टर्मिनल। एन और सी टर्मिनल का एनालिसिस पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, देखो एन टर्मिनल के एनालिसिस के लिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है, इसके लिए हम करते हैं एडमान, एक मिनट, मेथड। ठीक है, या हम इसको कहेंगे, दूसरा हमारे पास होता है सेंगमर एंड सेंगमर मेथड। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इस टर्मिनल के एनालिसिस के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, नाम याद रखना। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जैसे हमारे पास अमीनो एसिड ऐसे होती है, NH2 होता है, यहाँ पे R होता है, यहाँ पे H होता है, और यहाँ पे COH होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, C टर्मिनल हो गया। ठीक है, और ये आपका होता है N टर्मिनल। समझ में आया, ये C टर्मिनल और ये आपका N टर्मिनल। ठीक है, अच्छा, अब हम करते हैं C टर्मिनल की एनालिसिस। भाई C टर्मिनल की कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ पे रुको एक मिनट, एंजाइमेटिक मेथड से हम इसका एनालिसिस करते हैं। किसका, सी टर्मिनल का। सी टर्मिनल का एनालिसिस कैसे करोगे, एंजाइमेटिक मेथड से आप करोगे। क्या करोगे, आपको एंजाइम गिवन है पहला, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम आपको गिवन है, और ये एंजाइम का काम क्या है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन को जो होता है, जो उसका सी टर्मिनल है, उससे क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। और याद रखना, ये एक बार में एक ही अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन से ब्रेक करता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, कैसे, देखो आपको मान लो ये बहुत सारी अमीनो एसिड जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। ये क्या करता है, जो एक अमीनो एसिड है मान लो, तो ये जो इसका मान लो, इसका जो सी टर्मिनल है, इधर सी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल वाला इधर लगा हुआ है मान लो, तो ऐसे है, ऐसे यहाँ पे NH, यहाँ पे CNH। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये क्या करेगा, इसके सी टर्मिनल को, जो ये वाला है हमारा, इसको क्या करेगा, ये जो राइट हैंड साइड वाला होता है, जो राइट साइड, इसको राइट साइड लिख लो, इसको लेफ्ट लिख लो। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको सी टर्मिनल, एक ही अमीनो एसिड को ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक कर दिया, और हमसे पूछे कि अब यहाँ पे गिवन हो कार्बोक्सी, आपको अमीनो एसिड दे रखा और यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज गिवन हो, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा इसमें, आप ये बोलोगे ये इसका आंसर आ गया, और आपकी जो एक अमीनो एसिड है वो ब्रेक कर गई। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक ही ब्रेक करता है, एक ही अमीनो एसिड में एक बार में एक अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन से ब्रेक करता है। समझ रहे हो मेरी बात। सेकेंड अगर हम एंजाइम पढ़ते हैं, वो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज कर देता है पॉलीपेप्टाइड चेन को फ्रॉम सी टर्मिनल साइड ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनके जो सी टर्मिनल होता है उसको क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज कर देता है। कैसे करता है वो देखो। ठीक है, पहले उससे पहले मैं आपको सोच रही हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे, देखो यहाँ पे इस तरीके से गिवन होगा आपको, लाइसिन में यही लगाते, इसी में साथ दे दो, और दे दे आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, तो आपने देखा ये अमीनो एसिड है, ल्यूसीन अमीनो एसिड है, यहाँ पे ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो सारी जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है, और इसमें क्या करता है, ये एक अमीनो एसिड को ब्रेक कर देता है इसके सी टर्मिनल से, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये अलग हो जाएगा, और ये हमारे पास ऐसे एलेनिन, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ऐसे ल्यूसीन, इस तरीके से। ठीक है, जो साइड में साउंड आ रही है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, जैसे कि आप देखो, आपको किस तरीके से गिवन है, आपको बेसिक अमीनो एसिड्स कौन सी होती है, जैसे ये क्या करता है, बेसिक अमीनो एसिड को क्या करता है, बेसिक अमीनो एसिड को हाइड्रोलाइज कर देता है उसके सी टर्मिनल से। तो आपके पास बेसिक अमीनो एसिड है HAL। ठीक है, और इसके अंदर आपको एग्जाम्पल जैसे आपको गिवन है एलेनिन, वेलेनिन, ये हो गया, ये आपको एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे दे दे ट्रिप्सिन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेसिक अमीनो एसिड कौन सा, आपको पता है लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। तो ये क्या करता है, जो बेसिक अमीनो एसिड है उसके सी टर्मिनल को ब्रेक कर देता है, मतलब ये यहाँ से टूट जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको बेसिक एसिड आपको याद होना जरूरी है। तो ये बेसिक अमीनो एसिड जहाँ भी आ गया, ये आ गया बेसिक अमीनो, उसके सी टर्मिनल को तोड़ देगा, और हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ये एंजाइम्स आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट मैं आपको एंजाइम करा देती हूँ, लास्ट एंजाइम जो आपकी आज की क्लास का जो हम मतलब खत्म हो जाता है यहाँ से, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब आगे। ठीक है, देखो कीमोट्रिप्सिन के बारे में पढ़ते हैं। कीमोट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, देखो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है पॉलीपेप्टाइड को, चेन को, किस पे, सी टर्मिनल से ही करता है। ठीक है, कैसे, देखो मैं लिखवा देती हूँ एक बार, याद रखना इसमें क्या करता है, ये आपको करता है, एक मिनट,
हाइड्रोलाइज कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है किसको, पॉलीपेप्टाइड चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को। वो भी क्या करता था, ट्रिप्सिन भी हाइड्रोलाइज करता था पॉलीपेप्टाइड चेन को, उसको तोड़ देता है उसके बेसिक अमीनो एसिड से। ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को हाइड्रोलाइज कर देता है फ्रॉम सी टर्मिनल, सी टर्मिनल से ये क्या करता है, उसको हाइड्रोलाइज करता है सी टर्मिनल साइड से, ये तोड़ देता है उसको, ऑफ कौन सा, अमीनो एसिड, ऐसी अमीनो एसिड जिसके अंदर क्या हो, एरोमेटिक साइड चेन हो, ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड हैविंग एरोमेटिक, एरोमेटिक साइड चेन। अब एरोमेटिक के मैंने आपको एग्जांपल कराए थे 3, वो नाम याद रखो, उसी से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे दे दिया कीमोट्रिप्सिन और पूछ लिया इसका आंसर क्या होगा। आपको पता होगा कि अगर इसमें एरोमेटिक साइड चेन को ब्रेक करता है, आपको पता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन सी होती है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दोगे और आपके पास आप आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने हैं, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, आपको होप समझ में भी आया होगा और मैं थोड़ा जल्दी इसीलिए करा रही हूँ ताकि थोड़ा कवर हो जाए चीज़ें। पेपर पास आ चुका है और थैंक यू।